दोस्तों आज की मूवी एक्सप्लेनेशन है द वॉचर्स। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय जंगल से। इस जंगल में फंसा एक आदमी निकलने की कोशिश कर रहा था। दिशा समझना मुश्किल था, इसलिए वो सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। मगर शाम होने को थी। अजीब था कि जंगल में जगह जगह साइन बोर्ड लगे थे जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सूरज डूबने के बाद भी यह आदमी आगे बढ़ रहा था, मगर परेशानी इसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। भागते भागते वो दोबारा उसी साइन बोर्ड के करीब पहुंच जाता है जिससे वो अभी अभी गुजरा था। इसका मतलब ये कि वो गोल गोल घूम रहा है या फिर कुछ और बात है। अंधेरा होने से पहले ही पेड़ों से सभी पक्षी उड़ जाते हैं। ये आदमी समझ चुका था कि अब वो इस जंगल से निकल नहीं सकता। छुपने के लिए कोई जगह थी नहीं, इसलिए वो एक पेड़ पे चढ़ने लगता है। बदकिस्मती से वो ऊंची जगह से नीचे गिर जाता है। अब अंधेरा हो चुका था और फिर कोई चीज इस आदमी को खींच लेती है। हमें अंत में बस इसकी दर्द भरी चीखें ही सुनाई देती हैं। 6 दिन बाद अब हम मिलते हैं मीना नाम की एक अमेरिकन लड़की से जो आइलैंड आई है और इन दिनों वो एक पेट स्टोर में काम करती है। मीना हमें ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती। शायद इसकी जिंदगी में कुछ हो चुका था। वो अकेली थी, ज्यादा दोस्त या बॉयफ्रेंड नहीं था उसका। इनके स्टोर में एक खास किस्म का पैरोट था जिसे एक जू ने खरीदा था। तो मीना का बॉस उसे ये काम देता है कि वो खुद इस पैरोट को जू में ले जाए। मीना ये करने के लिए तैयार थी। वो पैरोट को अपने साथ घर ले जाती है क्योंकि कल वो जाने वाली थी। ये तोता थोड़े बहुत शब्द भी बोल पाता है। रात को हम देखते हैं मीना विग पहनकर यहाँ के एक बार में गई है जहाँ वो एक आदमी से मिलती है, मगर अपना झूठा नाम और प्रोफेशन बताती है। इससे यही साबित होता है कि अपनी जिंदगी को लेकर वो ज्यादा सीरियस नहीं है और उसे अकेला रहना बहुत पसंद है। इस देश में आने के पीछे भी यही कारण था कि वो अपने परिवार से दूर रहना चाहती थी। तो अगले दिन मीना उस पैरट को लिए अपने सफर पर निकल जाती है। पूरा दिन सफर करने के बाद जब शाम करीब थी वो जंगल में दाखिल हो चुकी थी। रहस्यमय तरीके से वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। जब वो गाड़ी से नीचे उतरती है इस उम्मीद में कि शायद यहाँ कोई आसपास हो जो उसकी मदद कर सके, तो वो खो जाती है। ये वही जंगल है जिसमें वो आदमी खो चुका था या मर गया था। मीना को डर भी लग रहा था। अचानक से पक्षी इस जंगल से उड़ जाते हैं। मीना पैरट को लिए हुए आगे बढ़ रही थी। आसपास उसे किसी के होने का एहसास भी हो रहा था। इतने में जमीन हिलने लगी। मीना घबरा जाती है और फिर उसे एक बुजुर्ग औरत दिखी जो भाग रही थी। मीना उसका पीछा करती है, उसे आवाजें देती है। एक लम्हे के लिए मीना ने उस औरत को खो दिया, मगर फिर वो दूर से आवाज देती है वहाँ शायद कोई घर था। वो मीना से कहती है कि अगर जान प्यारी है तो जल्दी से अंदर आ जाओ। मीना उसकी तरफ भागती है और वहां पहुंचते ही उस औरत ने दरवाजे को लॉक कर दिया। ये कोई घर नहीं था, एक बड़ा सा और अजीब सा कमरा था क्योंकि सामने दीवार की जगह एक बड़ा सा आईना लगा था। इस बुजुर्ग औरत के अलावा यहाँ 2 लोग और भी थे, सीरा नाम की एक लड़की और डेनियल नाम का एक लड़का। मीना पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। इस बुजुर्ग औरत का नाम मेडेलाइन था। वो बताती है कि वैसे तो ये केज है, मगर हमारे लिए ये सेफ हाउस है। यहाँ हम सुरक्षित रहते हैं। हम भी तुम्हारी तरह इस जंगल में खो गए हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मगर हमारे पास समय बहुत कम है। वो हमें देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम सभी को आईने के सामने खड़ा होना होगा। मीना पूछती है कि कौन हमें देखने के लिए आने वाला है, तो मेडेलाइन बताती है कि वॉचर्स। सियरा उसे समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये सभी एक कतार में खड़े हो जाते हैं। मीना को नहीं पता था कि बाहर क्या है, मगर बाकी सब जानते थे। मेडेलाइन कहती है कि तुम्हारे आने से वो खुश हैं। वो उसे आगे जाने को कहती है और फिर अजीब सी आवाजें जंगल में गूंजने लगती है। मेडेलाइन कहती है कि वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। हमें जंगल का एक व्यू दिखाया जाता है जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग बुरे फंसे हैं। जिसे मेडेलाइन वॉचर्स कह रही है वो हमें नहीं दिखाए जाते और न ही मीना ने उसे देखा। खैर रात गुजर जाती है। ये लोग अब बाहर आ सकते थे। वो वॉचर सिर्फ रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। मीना वहाँ से जाने लगती है। सीरा उसे कहती है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, तुम इस जंगल में खो जाओगी। रात होने से पहले हमें यहाँ वापस आना पड़ता है। मीना उनकी एक नहीं सुनती और अपने पैरट को लिए वो वहाँ से जाने लगी, मगर उसे भी वैसे ही साइन बोर्ड नजर आए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले। चलते चलते उसे कोई दिखने भी लगा था। वो सूरज की दिशा में भागती है, मगर जंगल से निकल नहीं पाती, बल्कि एक डेड एंड पे पहुंच जाती है। मजबूरन उसे वापस आना ही पड़ता है।
मेडेलाइन उसे हिम्मत देती है कि वो अकेली नहीं है जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की। हम सब ने की, मगर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अजीब चीजें दिखाता है, ये तुम्हें पागल बना सकता है, इसलिए तुम हमारे साथ ही रहो। ये जंगल एक शिकारी है और हम इसके शिकार। मेडेलाइन उसे वो साइन बोर्ड दिखाती है कि ये जंगल में जगह जगह तुम्हें नजर आएंगे। ये सेफ हाउस से आधे दिन के फासले पर लगाए गए हैं, गोल आकार में। अगर तुम इससे आगे गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है कि ये सब किसने बनाया होगा, तो मेडेलाइन जवाब देती है कि सेरा उसे द प्रोफेसर कहती है, ये सब उसी ने बनाया है। इसके बाद मीना वहीं रुक जाती है कुछ समय के लिए। दूसरी रात भी वही सब होता है। वाचर्स उन्हें देखने आते हैं। सीरा उनके सामने डांस करती है, कहती है ये उन्हें पसंद है। ये वन वे मिरर था, इन्हें बस अपना ही नजर आ रहा था। अब ऐसा भी नहीं था कि हर रात इन्हें आईने के सामने खड़ा हो रहना पड़ता। ये जो करना चाहते कर सकते थे। इस कमरे से बाहर वो वाचर्स इन्हें ऑब्जर्व करते थे, जैसे वो इन्हें जानने की कोशिश कर रहे हो। अजीब था कि जंगल के बीच इस छोटे से कमरे में अपनी बिजली थी। मेडेलाइन को तो यहाँ बहुत समय हो चुका था। सीरो और डैनियल को बस कुछ ही महीने हो चुके थे। रात में वाचर्स का खतरा तो था ही, मगर दिन में भी इन्हें सरवाइव करना पड़ता। जंगल में जो खाने के लिए मिलता वो लाते सेफ हाउस में। टाइम पास के लिए एक टीवी भी था। अगले दिन जब मीना सेरा के साथ जंगल में खाने की तलाश कर रही थी, मीना पूछती है कि आखिर ये वाचर्स हमसे चाहते क्या है। सेरा जवाब देती है कि यकीन के साथ तो नहीं कह सकती। मेडेलाइन कहती है कि वो हमें देख सकते हैं, पर अगर हमने उन्हें देखा तो हम पागल हो जाएंगे। सीरा मीना को एक गहरा गड्ढा दिखाकर कहती है कि दिन के समय वाचर्स जमीन के अंदर रहते हैं। ऐसे सैकड़ों गड्ढे जंगल में जगह जगह मौजूद हैं और नीचे एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम भी है। हमें इसे करीब जाने की इजाजत नहीं है, पर यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। ये जानकर मीना को हैरानी हुई कि सीरा और उसके पति को यहाँ 6 महीने हो चुके हैं। सीरा के पति का नाम जॉन था और जॉन रास्ता ढूंढने के लिए निकला था, जिसे 6 दिन हो चुके हैं। सीरा को उम्मीद है कि वो मदद ले आएगा, पर असलियत में जॉन वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। बाद में मेडेलाइन, सिएरा और डैनियल मीना को कुछ नियम समझाते हैं कि अगर उसे जिंदा रहना है तो ये नियम मानना होगा। पहला नियम था कि रात के समय वो आईने को पीठ नहीं दिखाएंगे। दूसरा नियम था कि अंधेरा होने के बाद वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। तीसरा नियम, वो कभी भी उन गड्ढों के करीब नहीं जाएंगे, उन्हें हमेशा रोशनी में ही रहना होगा। उस रात जब सभी सो रहे थे तो मीना आईने के सामने कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती है कि बाहर कौन हो सकता है। उसे जब कोई आवाज नहीं आई तो वो एक नियम तोड़ देती है। वो आईने की तरफ पीठ दिखा देती है, जिससे वाचर्स भड़क गए। वो जोर जोर से उन गिलास को मारने लगे। मेडेलाइन उसे उनके सामने खड़े रहने को कहती है ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। बाकी सब की तरह मीना यहाँ फंसना नहीं चाहती थी। तो अगले दिन जब वो डैनियल के साथ शिकार पर गई थी तो वो डैनियल से पूछती है कि क्या आज तक तुमने किसी वाचर्स को देखा है। उसका जवाब था कि नहीं, आज तक तो मैंने किसी को नहीं देखा। उसके दिल में भी शक था कि शायद ये मेडेलाइन की बनाई हुई कोई कहानी है। तो डैनियल को मनाकर वो इस गड्ढे के अंदर चली गई। ये काफी गहरा था। डैनियल भी सच जानना चाहता था कि आखिर वहाँ नीचे है क्या। मीना को वहाँ बहुत सारा सामान मिलता है जो यहाँ फंसे हुए लोगों का रहा होगा। वहाँ एक कैमरा भी था, एक साइकिल था और कुछ और सामान। रस्सी के सहारे मीना और डैनियल कुछ सामान को ऊपर ले आते हैं, मगर फिर मीना को अंधेरे में कुछ दिखा जो रोशनी में नहीं आ सकता था। ये सामान लिए वो मेडेलाइन के पास आते हैं, मगर उसे सच नहीं बताते कि मीना नीचे गई थी, बल्कि कहते हैं कि ये सामान हमें जंगल में मिला। मेडेलाइन को यहाँ बहुत समय हो चुका था। वो जानती थी कि ये उन्हें कहाँ मिला होगा। वो कई बार मीना से पूछती है कि बताओ तुमने क्या देखा, मगर मीना सच नहीं बताती। साइकिल को लाने का मकसद यही था कि वो कम समय में ज्यादा सफर तय कर पाएंगे। जो कैमरा मीना को मिला था उसे डैनियल एक सीसीटीवी कैमरा बनाकर बाहर लगा देता है, जिससे वो वाचर्स को देख पाएंगे। मेडेलाइन उन्हें नहीं रोकती, मगर उसे पता था कि इसका अंजाम बुरा होगा। रात को ये सभी बैठे हुए थे, मगर अभी तक वाचर्स नहीं आए थे, बल्कि दरवाजे पर दस्तक होती है। जो भी बाहर था उसकी तस्वीर साफ साफ दिख नहीं रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर वो जॉन की आवाज में बात करने लगा। अपने पति की आवाज सुनकर सीरा दरवाजा खोलना चाहती थी, मगर मेडेलाइन उसे रोकती है कि ये जॉन नहीं हो सकता। सीरा बहुत परेशान थी। मेडेलाइन कहती है कि उससे कोई ऐसा सवाल पूछना होगा जो सिर्फ तुम्हें और उसे मालूम हो। सीरा एक किताब के बारे में पूछती है जिसके बारे में जॉन को पता होना चाहिए था, मगर वो सही जवाब नहीं दे पाता, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये जॉन नहीं है। हालांकि वो उसी की तरह दिख रहा था, उसकी तरफ बात कर रहा था। वो उस कैमरे को तोड़ देता है और फिर अचानक से वाचर्स गुस्से में आकर उस गिलास को तोड़ने लगे, जिससे ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। खुशकिस्मती से वो अंदर नहीं आया। अगले दिन मीना और डैनियल मेडेलाइन को सच बताने पर मजबूर हो गए। इस बात से वो बहुत निराश थी कि उन्हें नियम तोड़ा है।
खैर वो सारे सामान को वापस उस गड्ढे में फेंक देते हैं और न चाहते हुए भी अब मीना को यहाँ रहना ही पड़ा। समय बीतता गया और सर्दियाँ आ गई। ये लोग अभी तक यहाँ फंसे हुए थे। ये दिन के समय जंगल में खाना ढूंढते और रात के समय सेफ हाउस में लौट आते। मीना ने एक नक्शा भी बनाया था, शायद उसे कोई रास्ता मिले। यहाँ हमें मीना का अतीत दिखाया जाता है कि क्यों वो अपने परिवार से नहीं मिलती। असल में उसके परिवार में बस उसकी बहन ही थी जिसने शादी कर ली। मीना जब छोटी थी तो उसकी गलती की वजह से उसकी माँ का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी मौत हो गई और इस पछतावे से 15 साल बाद भी वो बाहर नहीं निकली। यही वजह है कि हर समय वो दुखी रहती थी। सीरा अब उम्मीद खो रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसका पति मर गया है, तो एक दिन वो उस गड्ढे के करीब जाकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, मगर मीना उसे रोकती है। उस दिन मैडेलाइन और डैनियल का भी झगड़ा हो गया। सर्दियों के मौसम में इन्हें सही से खाना नहीं मिल रहा था, जिस वजह से ये अपना दिमागी संतुलन खो रहे थे। डैनियल सीरा को लेकर सेफ हाउस में चला जाता है, मैडेलाइन और मीना को बाहर छोड़कर। जल्दी शाम होने वाली थी। ये लोग डैनियल से विनती करते हैं कि वो उसे अंदर आने दें, मगर वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। मजबूरन मैडेलाइन और मीना को एक कटे हुए पेड़ के नीचे छुपना पड़ता है और जैसे ही अंधेरा हो गया तो वाचर्स इनकी तरफ आने लगे। पहली बार मीना और हम ऑडियंस इन क्रिएचर की हल्की सी झलक देख पाते हैं। ये लंबे, तेज और काफी खतरनाक थे। जब उन्हें पता चला कि मीना और मैडेलाइन नहीं है तो गुस्से में आकर वो जंगल में उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। मीना और मैडेलाइन को मौका मिल जाता है। वो दरवाजे के करीब आकर डैनियल को किसी तरह मना लेती है। वो दरवाजा खोलता है। ये लोग तुरंत अंदर आए। मैडेलाइन को डैनियल पर बहुत गुस्सा आया था, मगर इन्होंने काफी नियम तोड़े तो शायद अब ये न बच पाए। मैडेलाइन सबसे कहती है कि मैंने एक बात तुम लोगों से छुपाई थी। मैं इस जंगल में खोई नहीं, बल्कि मैं पुरानी मैथोलॉजी की स्टडी करते हुए यहाँ तक आई थी, ऐसी स्पीशीज की तलाश में जो किस्से कहानियों में होती हैं। कुछ लोग इन्हें चेंजलिंग कहते हैं और कुछ फेरीज। यहाँ आकर मैंने जाना कि ये तो राक्षस हैं। जंगल में मैंने इनको देखा भी था। ये फेरीज अपना रूप बदल सकते हैं। मैंने जिसे देखा था वो मेरी तरह ही नजर आ रही थी, बस उसका चेहरा बिखरा हुआ था और वो मुझसे काफी पतली थी। असल में ये सीख रहे हैं, इसलिए हर रात हमें देखने आते हैं ताकि हमें समझ सके, हमारी नकल कर सके। ये हमारी तरह बनना चाहते हैं। इतने में इन्हें बाहर से आवाज सुनाई दी। वो बिल्कुल इन्हीं की तरह बोल रहे थे। अब वो अंदर आना चाहते थे। लोहे का ये मजबूत दरवाजा भी उन्हें नहीं रोक सकता क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक उसी समय डैनियल को फर्श पर कुछ दिखा। वहाँ बंकर का दरवाजा था। ये लोग तुरंत बंकर में चले जाते हैं। सभी हैरान थे कि इतने समय तक ये यहाँ था और इन्हें पता भी नहीं चला। इस बंकर में कई सालों का खाना था, बहुत सा सामान था। असल में वो इंसान जिसने ये जगह बनाई उसका नाम था मार्टिन, जिसे प्रोफेसर कहते थे। ये बंकर उसी का था। वो इन फेरीज के बारे में जान चुका था। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था कि जहाँ इंसान और फेरीज एक साथ रहें, यानी कि ये वंडरलैंड होता। इस बंकर में एक कंप्यूटर भी था, मगर उसमें इंटरनेट नहीं था। मीना उसमें रिकॉर्डेड फाइल देखने लगी जिसमें उन्हें प्रोफेसर के बारे में काफी जानकारी मिली, मगर प्रोफेसर ने ये जगह आम लोगों के खून से बनाई थी, पैसे का लालच देकर। वो उन्हें यहाँ लाता और अंधेरा होते ही उन वाचर्स यानी वो फेरीज हमला करके मार देते। प्रोफेसर को चूंकि राज मालूम था तो वहाँ छुप जाता था। प्रोफेसर को इन फेरीज में से एक मिली जो बाकियों से अलग थी। वो उसे यहाँ ले आए, मगर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ये काफी जानकारी थी, मगर मीरा जानना चाहती थी कि अंत में क्या हुआ, इसलिए वो आखिरी फाइल को प्ले करती है जिसमें प्रोफेसर खुद को और इस फेरी को मारने वाला था, मगर मरने से पहले वो यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है उनके लिए जो यहाँ फंसे हैं। वो कहता है पक्षियों का पीछा करना, वो तुम्हें जंगल से निकाल देंगे, और अगर जिंदा बचकर निकल गए तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च नष्ट कर देना। कुछ राज राज ही रहने चाहिए। यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं वो दुनिया नहीं बना सकता जिसका मैंने सपना देखा था। ये जानकर इन लोगों को बहुत हैरानी भी हुई, मगर ये खुश थे कि कल ये यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह जब ये बाहर आए तो उस कमरे का बुरा हाल था। सब कुछ तोड़ दिया गया था। प्रोफेसर के बताए हुए रास्ते पर ये निकल जाते हैं। मीना अपने पैरेट को आजाद कर देती है और सभी उसका पीछा करने लगते हैं। इन्हें एक झील तक जाना था, वहाँ इन्हें प्रोफेसर का बोट मिलेगा। इस बार ये काफी आगे निकल आए। रास्ते में इन्हें कब्र भी दिखी। मैडेलाइन कहती है कि एक समय था जब ये फेरीज देवताओं की तरह इंसानों के साथ रहा करते थे, मगर इंसान बदल गया और इन्हीं के खिलाफ हो गया। उन्होंने सभी फेरीज को यहाँ इस जंगल में कैद कर दिया। सदियों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से उन्होंने अपना जादू खो दिया और अपने पर भी। वो कभी इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते। शाम होने वाली थी और इन्हें जल्दी निकलना था। बारिश शुरू हो गई, फिर सूरज डूब गया। वो दानव जब जमीन से बाहर आने लगे थे, ये लोग झील तक पहुंच गए। इन्हें बोट भी मिल गई।
मगर डैनियल को जॉन दिखा जो जख्मी था। वो पीछे रह गया बाकी सबसे, क्योंकि वो जॉन की मदद करना चाहता था, पर असलियत में वो कोई जॉन नहीं था बल्कि रूप बदलने वाली फेरी थी। बाकी उसे बचा नहीं पाते। वो डैनियल के माथे पर एक निशान बनाकर उसे खत्म कर देता है और अब उसने डैनियल का रूप ले लिया। ये फेरीज नदी पार नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें मौका मिल जाता है और बोट के सहारे ये उस अजीब जंगल से निकल जाते हैं। अगली सुबह उन्हें एक बस मिली जिससे ये शहर आए। कुछ दिन बाद मीना उस यूनिवर्सिटी में जाती है जहां प्रोफेसर की सारी रिसर्च थी। जैसा कि उसने कहा था कि उसे नष्ट करना ही सही है ताकि कोई और जंगल में न जाए। मीना उसे नष्ट करने भी आई थी, मगर उसे कुछ नई बातें पता चली। हजारों साल पहले ये फेरीज इंसानों के साथ रहा करती थी। ये एक दूसरे का ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि इंसानों के साथ इनके बच्चे भी हुए थे। इसके अलावा मीना को वहाँ कुछ तस्वीरें मिली जिसमें प्रोफेसर की पत्नी असल में मेडेलाइन थी। यही जानकारी लिए वो सीरा से मिलने आती है तो असल में प्रोफेसर की पत्नी मेडेलाइन लंग कैंसर से बहुत पहले ही मर चुकी थी। फिर प्रोफेसर को इन रूप बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला और अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए उसने वो सब बनाया। इसका मतलब कि वहाँ जो मेडेलाइन थी वो इंसान नहीं बल्कि एक हाफ ब्रीड थी, यानी आधी फेरी आधी इंसान। पूरा समय वो उनके साथ थी। वो इकलौती थी जो वहां से निकलने में सफल रही। मगर ठीक उसी समय पता चला कि जिस सेरा से मीना बात कर रही है वो असल में मेडेलाइन है, जिसने सेरा का रूप लिया था। जैसे ही असली सेरा आती है मेडेलाइन उसे बेहोश कर देती है। अब वो मीना को भी मारने वाली थी ताकि उसका राज राज ही रहे। मेडेलाइन कहती है कि वहाँ उस जंगल में मुझे सब अजीब कहते थे। मैं इकलौती थी जो दिन के समय भी बाहर आ सकती थी। मेरा अलग होना उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने मुझे निकाल दिया। मीना उसे सच बता देती है कि वो अलग नहीं बल्कि वो खास है, यानी हाफ ब्रीड है, वो आधी इंसान है। ये बात मेडेलाइन को नहीं पता थी कि अतीत में कुछ फेरीज से इंसान के बच्चे हुए थे। मीना उसे समझाती है कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी और शायद उसके जैसे और भी फेरीज दुनिया में हों। सच जानकर मेडेलाइन का जादू भी लौट आया और उसके पर भी। वो मीना को जिंदा छोड़ देती है और वहाँ से उड़ जाती है। कहानी कुछ हफ्ते बाद की दिखाई गई जहां मीना अपने बहन के पास रहने आई थी, क्योंकि जंगल के उस हादसे ने उसे बदल दिया था। वो उसे मेडेलाइन के बारे में बताती है कि अब भी मुझे लगता है जैसे वो मेरा पीछा कर रही है। मैं अक्सर उसे एक छोटी बच्ची के रूप में देखती हूँ। शायद उसे अपने प्रजाति का कोई नहीं मिला। खैर मीना की बहन उसे हौसला देती है कि सब ठीक हो जाएगा और अंत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि असल में वो फेरी मेडेलाइन थी जो इस रूप में दुनिया में घूम रही है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।